हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे इसकी कामना हम करते हैं और हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता होगा, कुछ पढ़ने को मिलता होगा, इसकी हम कामना करते हैं। अब हम नए वीडियो में वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर कंसीडर करेंगे हम लोग आज। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का रोल पूरे फिजिक्स में सारे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होता है, जिसमें कंपोनेंट का रोल जो है कुछ ज़्यादा ही होता है। इस बात को आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन कीजिएगा जेई से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग महसूस कीजिएगा कि कंपोनेंट टफ से टफ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत आसान कर देता है। तो इसको पहले सीखिए आप लोग कि कंपोनेंट्स फाइंड जब करते हैं तो हम लोग किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं। बहुत छोटा चीज है कंपोनेंट, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। किसी इक्वेशन का कंपोनेंट लेने से उस इक्वेशन से जो भी हम क्वांटिटी को फाइंड करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से उस क्वांटिटी को ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं, उसके वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कंपोनेंट पर ठीक से ध्यान दीजिए। यह कोई एक वेक्टर है जो वेक्टर ए है, इसका नाम हम ओ ए ले लेते हैं, ओ ए। इस ओ ए वेक्टर का हमको कंपोनेंट फाइंड करना है किसी डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये डायरेक्शन है ओपी। तो क्या करते हैं हम लोग कि इनिशियल पॉइंट ओ से और फाइनल पॉइंट ए से जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट फाइंड करना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां से हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ओ से परपेंडिकुलर ओपी पर ड्रॉ करेंगे तो वही मिल जाएगा। अर्थात ओ से यहां तक ये जो वैल्यू हुआ यही वेक्टर ए का कंपोनेंट हुआ। इस पॉइंट को बी यदि एज्यूम कर लें तो वेक्टर ए का कंपोनेंट ओपी के अलोंग ओबी होगा। वेक्टर ए का कंपोनेंट ओपी के अलोंग हो जाएगा कितना, ओबी। अब ये ओबी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए ध्यान दीजिए। यदि यह एंगल थीटा है तो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लेट वेक्टर ओ इक्वल्स टू वेक्टर ए लिख दें। ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओपी, ये स्पष्ट लिख रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, हमको फाइंड करना है ओबी। तो कॉस का रिलेशन ओबी और ए से दिख रहा है यहाँ पर। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओबी अपॉन ए। तो हम लोग ओबी इक्वल्स टू यहाँ फाइंड कर सकते हैं ए कॉस थीटा, जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ओपी है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB, जिसे लिख सकते हैं हम लोग A cos थीटा। एक बात यहां मार्क कीजिए, किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में लेना है तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच का एंगल चेक कर लेंगे कितना एंगल है और उस एंगल में कोस लगा देंगे, यानी उस एंगल का कोसाइन ले लेंगे और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपोनेंट मिल जाएगा। अब ये वेक्टर यदि दूसरी तरह से यहां पर है, जिसे हम दूसरे फिगर में देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर ये वेक्टर, दूसरा कोई वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी है, यह वेक्टर जिसका हमको एक दूसरे डायरेक्शन एल एम के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम यहां पर
बी के इनिशियल पॉइंट से LM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और फिर बी के फाइनल पॉइंट से भी LM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हम मान लेते हैं कि इन दोनों ये वेक्टर और जिधर कंपोनेंट फाइंड करना है उसके बीच का जो एंगल है वह थीटा है मान लेते हैं। यह एंगल जो है थीटा है, या इसमें थीटा माने हैं तो इसमें दूसरा मान लेते हैं अल्फा मान लीजिए। यह पॉइंट को हम मान लेते हैं बी है और यह पॉइंट सी है। इस पॉइंट को हम डी एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को ई एज्यूम कर लेते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, बी डी परपेंडिकुलर ऑन LM एंड सी परपेंडिकुलर ऑन LM। यहाँ पर अब डी से ई तक जो वैल्यू होगा वही वेक्टर बी का LM के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा। इस डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इससे इस पर परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। स्पष्ट है कि यह एंगल 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइंस जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, कौन, इसका नाम हम मान लेते हैं H। BH और D लाइन जो है पैरेलल जब हो जाएंगे तो क्लियर है कि यह एंगल यदि अल्फा है तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस ट्रायंगल में हम BH का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और BH और D इक्वल होंगे क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। BDEH एक रेक्टेंगल होगा, दिख रहा है वहां पर 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर दूसरे फिगर के लिए ये फिगर 1 मान लेते हैं और इसको फिगर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फिगर 2, ये फिगर 1 से है, फ्रॉम फिगर 1, और ये फ्रॉम फिगर 2 कर लेते हैं। फिगर 2 से BD परपेंडिकुलर ऑन LM and CE perpendicular on LM, BH perpendicular on CE in triangle BHC, right angle triangle. In right angle triangle BHC cos अल्फा इक्वल्स टू, जैसा हमने फिगर 1 में किया था उसके लिए, cos अल्फा इक्वल्स टू BH अपॉन B, cos अल्फा इक्वल्स टू BH अपॉन B यहाँ पर, और BH इक्वल्स टू हो जाएगा B cos अल्फा, BH इक्वल्स टू B cos अल्फा, और BH जो है वो D के इक्वल होगा और D कंपोनेंट है वेक्टर B का LM के अलोंग। तो हेंस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग LM is DE is equal to BH, DE is equal to BH is equal to कितना हो जाएगा, B cos अल्फा। तो ये क्लियर हुआ, जो पहले फिगर 1 में देखे तो वही फिगर 2 में भी देखे, केवल वेक्टर इससे ये LM और वेक्टर B जो है वो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए एक अलग फिगर बनाकर समझा दिए कि कैसे इस सिचुएशन में भी हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज क्लियर समझ गए हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जिधर कंपोनेंट निकालना है उसके साथ एंगल चेक करके कॉस लगा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन along which we have to find the component, और उसमें cos लगा देंगे तो b cos थीटा, b वेक्टर b का कंपोनेंट LM के along निकालना है तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b और दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो cos अल्फा b cos अल्फा। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर का कंपोनेंट एक से अधिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर।
हम लोग किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ले सकते हैं। यदि वेक्टर स्पेस में है तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अधिक पॉसिबल ही नहीं है। और यदि प्लेन में है तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अधिक पॉसिबल नहीं है। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट प्लेन में लेना होगा तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लेंगे, जिसका रोल है, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट हम लोग जो लेते हैं, यदि हम चाहें कि दो डायरेक्शन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, अलग है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी अलग है, वैसे डायरेक्शंस के बीच में क्या वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं? तो स्पष्ट समझ लीजिए कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। दोनों वैल्यू को एक साथ लीजिएगा तो गलत होगा। हाँ, एक चीज जान लीजिए, एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक डायरेक्शन में जिधर चाहे फाइंड कर सकते हैं। किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक डायरेक्शन में जिधर चाहे फाइंड कर सकते हैं। जब दूसरे डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो यह इसेंशियल है कि दूसरा जो डायरेक्शन होना चाहिए वह पहले डायरेक्शन में जिधर कंपोनेंट हमने फाइंड किया है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो परपेंडिकुलर कहीं भी ले सकते हैं उस प्लेन में। जैसे देखिए, मान लीजिए हम एक्स और वाई एक्सिस इसलिए ले रहे हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो आसान होगा वो एक्सप्लेन करना। ये कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। यह कोई एक वेक्टर है जिस वेक्टर का नाम हम पी वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर पी का एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट हमको फाइंड करना होगा। तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो यह जो वैल्यू आएगा वही कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर पी का एक्स के लॉन्ग। और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक यही कंपोनेंट होगा वाई के लॉन्ग। अब हम चाहें तो नीचे वाई डैश के लॉन्ग भी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसको एक दूसरे फिगर से, वो रफ फिगर है उसे समझ लीजिए कि यदि किसी वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे यह वेक्टर है कोई, इस वेक्टर का कंपोनेंट हमको फाइंड करना है, मान लेते वेक्टर ए ही है, इसका कंपोनेंट फाइंड करना है तो एक डायरेक्शन इधर कोई अपने मन से चाहे तो ले सकते हैं, इधर कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो दूसरा जो डायरेक्शन जिधर कंपोनेंट फाइंड करना होगा वो पहले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इसके परपेंडिकुलर इधर ले सकते हैं या इसके परपेंडिकुलर नीचे भी ले सकते हैं। यदि हम इधर की ओर कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं इस डायरेक्शन के अलावा, तो दूसरा जो डायरेक्शन होगा जिधर कंपोनेंट फाइंड करना है वह इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ऊपर हो सकता है या फिर नीचे ऐसे ले सकते हैं। यदि हमें तीसरे किसी डायरेक्शन में इधर की ओर कंपोनेंट फाइंड करना है तो वेक्टर ए का तो फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा कंपोनेंट इसका फाइंड करना होगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर फाइंड करेंगे या नीचे फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जरूरी है। यदि दो डायरेक्शंस जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है और वेक्टर का उधर कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में फाइंड किए हैं, तो उन दोनों वैल्यूज को लेकर के यदि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो गलत होगा, इसलिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक का दूसरे पर इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो x का कंपोनेंट y के लॉन्ग 0 आएगा, y का कंपोनेंट x के लॉन्ग 0 आएगा। यानी वेक्टर p के जो कंपोनेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं वो तो हालांकि स्केलर होते हैं लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। तो वेक्टर p का जो कंपोनेंट इधर होगा उसका इफेक्ट इधर नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री पर है, cos 90 0 आ जाएगा। और जो कंपोनेंट y के लॉन्ग होगा उसका इफेक्ट इधर नहीं होगा, यानी दोनों ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसीलिए हरदम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही कंपोनेंट फाइंड किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। अब ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये ओपी है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम आर एज्यूम कर लेते हैं। अब वेक्टर पी का एक्स एक्सिस के अलोंग, यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट यह ओ क्यू होगा, जिससे हम पी एक्स लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। और वेक्टर पी का वाई के अलोंग कंपोनेंट जो होगा उसको हम लिखेंगे पी वाई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस। यह एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो यह एंगल क्लियर है कि 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ये फिगर थॉट कर देते हैं,
फिगर 3 से पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, देख चुके हैं पहले, और पी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, तो हो जाएगा पी साइन अल्फा। ये ध्यान रखना है कि जिधर कंपोनेंट निकालना है, जैसे वेक्टर पी का वाई के अलग कंपोनेंट निकालना है, तो वेक्टर पी और वाई के बीच का एंगल देख के उसमें कॉस ही लगाएंगे, साइन नहीं लगाएंगे। साइन में आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें यदि हम डायरेक्ट आप साइन लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर पी के साथ वाई एक्सिस के अलग कंपोनेंट देख रहे हैं, तो वेक्टर पी क्या वाई के साथ 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है ना, ये जो बना रहा होगा तो सही आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। तो सबसे अच्छा है कि जिधर कंपोनेंट फाइंड करना है उसके साथ एंगल देख करके उसमें कॉस लगा दें। साइन आ जाए तो अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन अपने से साइन यूज नहीं करें। जैसे यहाँ साइन आ गया तो साइन लिख देंगे, तो कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब यदि बहुत से वेक्टर, इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा रिजोल्यूशन पर करेंगे, सिर्फ कंपोनेंट से रिलेटेड रिजोल्यूशन भी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये यदि कोई मान लीजिए या कोई वेक्टर है, ये फोर्स ले लेते हैं हम, F1 फोर्स है, वेक्टर F1 जिसका वैल्यू है 20 न्यूटन, और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इधर की ओर है, वाई डैश एक्सिस नीचे की ओर है, वाई डैश है, ये वाई है, इधर एक्स डैश होगा, ये समझ ही रहे आप लोग। तो एक वेक्टर F1 जिसका वैल्यू 20 न्यूटन है, इधर की ओर है, यह एंगल बना रहा है मान लीजिए 37 डिग्री, और दूसरा वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन हम इधर की ओर ले रहे हैं, जो वेक्टर F2 है, और यह जो एंगल बना रहा है ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल मान लीजिए आप 37 डिग्री, इसको भी ले लेते हैं, और इसका वैल्यू लेते हैं 30 न्यूटन। तो वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यहां पर देखते हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, ये स्पीकर को हम मिटाए थे, इस फिगर का कोई रोल नहीं, समझ में आ गया होगा। यहां पर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 along x एक्सिस, यह ध्यान दीजिए, F1 का x के लॉन्ग किसी दो वेक्टर, तीन वेक्टर या चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट का कंपोनेंट जो फाइंड करना होता है किसी एक डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए x के लॉन्ग ही फाइंड कर रहे हैं, तो सारे वेक्टर्स का x के लॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का वह x कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। फिर सारे वेक्टर्स का y के लॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करके ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट होगा। तो वो हम रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स में देखेंगे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अभी हम फिलहाल केवल कंपोनेंट्स देख रहे हैं, तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का x कंपोनेंट जो होगा वह F1 का x कंपोनेंट प्लस F2 का x कंपोनेंट वही आएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 का x कंपोनेंट F1 cos, F1 और x के साथ एंगल 37 डिग्री है, तो F1 cos 37 डिग्री प्लस F2 का कंपोनेंट x के लॉन्ग ये 37 डिग्री है ये भी, तो F2 cos 37 डिग्री। F1 का वैल्यू 20 है तो 20 और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, तो 4/5 प्लस F2 का वैल्यू 30 न्यूटन है तो 30 इंटू cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, ये न्यूटन है तो सबसे लास्ट में न्यूटन लगा देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 5 4 जा 24 4 जा 16 प्लस 5 6 जा 36 4 जा 24, कितना न्यूटन, 16 प्लस 24 यानी 40 न्यूटन हो गया, ये 40 न्यूटन वैल्यू हो गया इसका। ये F1 प्लस F2 का x कॉम्पोनेंट होगा। अब ऐसे ही F1 प्लस F2 का y कॉम्पोनेंट फाइंड करना होगा, तो कॉम्पोनेंट ऑफ
वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 along y axis इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कंपोनेंट। तो F1 का y के अलॉन्ग कंपोनेंट यहाँ फाइंड करेंगे और F2 का भी y के अलॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करके ऐड कर देंगे। तो F1 का y के अलॉन्ग कंपोनेंट ये एंगल 37 है, तो यह 90 माइनस 37 यानी 53 डिग्री हो जाएगी। तो F1 का कंपोनेंट y के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, F1 cos 53 डिग्री। तो F1 cos 53 डिग्री प्लस F2 का कंपोनेंट y के अलॉन्ग फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि F2 का कंपोनेंट y डैश के अलॉन्ग फाइंड कर लेते हैं और उसमें माइनस लगा देंगे तो y के अलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाने से डायरेक्शन उलट जाएगा। तो हम वेक्टर F2 का आसानी से ऐसे कंपोनेंट y के अलॉन्ग फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री कर देंगे तब भी मिल जाएगा। F2 cos 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री y कंपोनेंट आ जाएगा। लेकिन इससे आसान ये होगा कि F2 का y डैश के अलॉन्ग कंपोनेंट ले लेंगे, या एंगल 53 डिग्री है और उसमें माइनस लगा देंगे तो y के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, क्योंकि y डैश के ऑपोजिट y है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और तब लिख देते हैं वैल्यू माइनस F2 cos 53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर F2 का वैल्यू 30 है, cos 53 का वैल्यू यहाँ 3/5 होता है। इसके में भी F1 का इधर कंपोनेंट F1 cos 53 डिग्री, यानी F1 का वैल्यू 20 है, cos 53 डिग्री 3/5 न्यूटन प्लस 30 इंटू 3/5 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस यहाँ प्लस नहीं है बल्कि माइनस है कंपोनेंट में, 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18, तो 12 प्लस 18 देख रहे हैं यहाँ पर 30 हुआ न्यूटन। अब ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे होता है ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिए रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर only two mutually perpendicular directions in two mutually perpendicular directions, two mutually perpendicular directions। देखिए ना इसमें आसान है कॉन्सेप्ट इसका। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे रिजोल्यूशन कैसे होगा, तो वेक्टर P का यदि x के अलॉन्ग रिजोल्यूशन फाइंड करना है, वेक्टर P का ही x के अलॉन्ग रिजोल्यूशन फाइंड करना है, तो जो कंपोनेंट आता है मैग्नीट्यूड उतना ही होता है रिजोल्यूशन का, लेकिन रिजोल्यूशन का में डायरेक्शन होता है। वास्तव में होता क्या है रिजोल्यूशन ये समझिए, जैसे टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर रिजल्टेंट मिल जाता है, वैसे ही किसी एक वेक्टर को टू वेक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं, मतलब उसको रिजोल्व कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। टू वेक्टर्स किसी एक वेक्टर को टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, तो एक वेक्टर को हम रिजोल्व कर सकते हैं टू वेक्टर्स में, यानी दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं। तो वही रिजोल्यूशन होता है, दो वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर को तोड़ना, मतलब किसी एक वेक्टर का टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशन फाइंड करना। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो, 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो, हम ऐड कर सकते हैं टू वेक्टर्स को। लेकिन यदि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो कंपोनेंट तो कहीं फाइंड कर सकते हैं, वो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, जरूरी है। ठीक वैसे ही किसी एक वेक्टर को रिजोल्व करना होगा, उसको बांटना होगा टू वेक्टर्स में, तो जरूरी है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों वेक्टर्स मतलब जिधर हम बांट रहे हैं, किसी एक वेक्टर को दो डायरेक्शंस में बांट रहे हैं तो दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यानी किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही कर सकते, जिधर चाहे उधर नहीं कर सकते।
इसका कारण हम पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री से अलग होगा तो इफेक्ट मिल जाएगा एक का दूसरे पर। इसीलिए कंपोनेंट या रेजोल्यूशन जब होता है तो 90 डिग्री पर होता है, जिसमें किसी एक जो कंपोनेंट या रेजोल्यूशन है उसका दूसरे पर इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यही जो px कंपोनेंट आया वेक्टर p का x के अलावा, इसमें i कैप लगा देंगे और वेक्टर p के y कंपोनेंट में जो आया है py, उसमें j कैप लगा देंगे, क्योंकि x के अलावा यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y के अलावा यूनिट वेक्टर को j कैप माना गया है और z के अलावा यूनिट वेक्टर को k कैप माना गया है। ये हमको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे और यूनिट वेक्टर्स भी समझ रहे होंगे। यूनिट वेक्टर मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर p के डायरेक्शन में यदि कोई वेक्टर है और उसमें वेक्टर p के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा p किलो। जैसे मान लीजिए ये OQ वैल्यू आया है, OQ मतलब px है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग x एक्सिस। तो px जो है वो मैग्नीट्यूड है, इसमें यदि x के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वेक्टर हो जाएगा वेक्टर OQ, या वेक्टर कौन हो जाएगा, वेक्टर OQ। तो x के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है तो हम i कैप से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे i कैप से, तो वेक्टर में हो जाएगा यानी रिजोल्यूशन हो जाएगा। और y के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप होता है तो y वाला वैल्यू y के अलोंग कंपोनेंट py है तो उसमें j से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में यहाँ पर वेक्टर p का रिजोल्यूशन होगा, वेक्टर p इज इक्वल टू, दो भागों में बांट दिए हैं तो एक लिख सकते हैं px i कैप प्लस दूसरा लिख सकते हैं py j कैप। अब ये ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स जो हम रिजोल्व किए हुए हैं, जो बांटे हैं, दोनों कर को ऐड करने पर वही वेक्टर p आ जाना चाहिए। तो आ जाएगा, देखिए ना, px i कैप मतलब वेक्टर OQ और py j कैप मतलब OR, वेक्टर OR। तो देखिए वेक्टर OR यह है तो यह भी QP जो है वो वेक्टर OR के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। तो OQ के लिए हम यहाँ से आ गए और OR के लिए हम OR के बदले लिख लेंगे QP, QP के लिए हम यहाँ से आ गए तो हम O से Q तक गए, Q से P तक गए, इसका अर्थ है O से P तक गए, यानी इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट OP होगा यानी वेक्टर P हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा सर। अब यहाँ मैग्नीट्यूड देखना होगा वेक्टर p का, तो ये क्लियर है कि अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है यहाँ पर। अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और PQ के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, OR मतलब PY। तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो होगा, मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू अंडर रूट PX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर। अब यहाँ से समझिए कि i का कोफिशिएंट px है, j का कोफिशिएंट py है, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट कर देंगे तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कोई भी वेक्टर के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखना होगा तो ये मान लेते हैं वेक्टर p x के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर tan अल्फा इक्वल्स टू दिस बाय दिस होगा, यानी यह जो वैल्यू है यह py के बराबर है, यह वैल्यू px है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा py बाई px, py बाई px। तो हेंस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स py बाई px, और ये किसके साथ किसकी ओर, विथ x एक्सिस टुवार्ड्स 2 लिख देते हैं टू y एक्सिस, जगह यहाँ कम है, x के साथ y की ओर, यानी x के साथ एंगल देखेंगे तो ऊपर y लिखेंगे और y के साथ एंगल देखेंगे तो ऊपर x लिखेंगे, यानी यह एंगल बताना होता तो यह एंगल यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वेक्टर OP का py के साथ यानी y एक्सिस के साथ एंगल बताना होता तो ऊपर क्या लिखते, y के साथ बताना है तो ऊपर x लिखते यानी ऊपर px लिखते, क्योंकि ये वैल्यू px आएगा बेस। तो हमको लग रहा है ये समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, यहाँ पर बीच में लिख दिए। अब इसका एक एग्जाम्पल दे दें तो हमको लगता है ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन देख लीजिए एक एग्जाम्पल बता दिए, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे यहाँ पर
वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 4j, यदि ये एग्जाम्पल है वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 4j, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 द होल स्क्वायर, तो प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 5 आ जाएगा यहाँ। अब डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, यदि x के साथ एंगल ऊपर दिख रहा है तो x के साथ एंगल देख रहे हैं तो ऊपर y लिखेंगे, यानी -4, tan इनवर्स -4/3, ये किसके साथ किसकी ओर, विथ x टुवर्ड्स y। अब यहां पर देखिए ऊपर -4 है, तो याद है ना x के साथ एंगल देखते हैं तो ऊपर y लिखते हैं, तो y में माइनस लगा हुआ है यानी y डैश के लॉन्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे और y को y डैश कर देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, यानी ये जो होगा 4/3 जो एंगल होता है 53 डिग्री का वैल्यू होता है, tan इनवर्स 4/3, तो ये 53 डिग्री विथ x टुवर्ड्स y एक्सिस। अब एक चीज है यहाँ पर, पूरा बोर्ड से मिटा के हम लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे कि ऐसे ही रहे, और नेक्स्ट वीडियो में एक बार थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर देंगे कि वो डायरेक्शन जो है वह x से y डैश के लॉन्ग, सॉरी यहाँ पर y हो गया, y डैश के लॉन्ग है, x से y से y डैश के लॉन्ग कैसे हो गया, यानी x के साथ y डैश की ओर डायरेक्शन कैसे हो गया, एंगल कैसे बनाया, इसकी चर्चा एक बार हम दूसरा एग्जाम्पल देके नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, और उसमें रिजोल्यूशन जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में समझाएंगे, और उसके आगे समय मिलेगा तो और डॉट प्रोडक्ट या किसी एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स में बढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। तो इसके बाद हम रिजोल्यूशन से रिलेटेड डालेंगे वीडियो, और रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड, और एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स उसमें हो सकता है तो वो भी हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मल्टीपल वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उससे आप लोग बहुत से वेक्टर्स को ऐड करना सीख जाएंगे, जिससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को इस चैप्टर से। और हम 12th का वीडियो डाल रहे हैं, तो 12th के वीडियो को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में 3 वीडियो डाल सकें, किसी कारण से कभी कभी 2 वीडियो भी सप्ताह में हो सकता है, लेकिन रेगुलरिटी जैसे ही लाइक्स और शेयरिंग बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, तो हम ये सोचे हैं कि रोज वीडियो एक डालेंगे। आशा है कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये हम आशा करते हैं। थैंक यू।